Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. Students, हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 और इससे पहले जो वीडियो थी पार्ट 1 जो था हमारा पहली क्लास जो थी, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें हमने इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। मैंने आपको ये बता दिया था कि आखिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में जब लाया गया तो क्यों लाया गया, किस पर्पस के साथ में, किस ऑब्जेक्ट के साथ में लाया गया। उसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था कि सिक कंपनी का मीनिंग क्या होता है। फिर हमने ये भी देखा था कि आखिर इस एक्ट के अंदर, इस कोड के अंदर, लॉ के अंदर कौन कौन सी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है, ये कोड किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और आखिर इस कोड के अंदर जो हम एक प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, जो कि आज की क्लास में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और उसी में से ही क्वेश्चंस आते हैं आपके। उसकी मैंने आपको लास्ट क्लास में एक समरी बताई थी जो कि आपको आना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वाली क्लास स्टार्ट करने से पहले, ये वाली क्लास पढ़ने से पहले आप लोग हमारा पार्ट 1 जरूर पढ़ लीजिएगा इसका, तभी जाकर ये आपके लिए काम की होगी। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं स्टूडेंट कि ये जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड 2016 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप सीएमए फाइनल के अंदर है तो ये आपका 10 मार्क्स कवर करता है आराम से, और अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर है, सीएस प्रोफेशनल के अंदर है, तो फिर उस केस में ये आपका 50 मार्क्स को लेकर चलता है। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आपको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि एनसीईआरटी सबसे मेन अथॉरिटी है, उसके नीचे आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड आता है, एंड बाकी के अथॉरिटीज हमने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये सब चीज हमने पढ़ ली। अब हम चलते हैं आगे और आज का हमारा टॉपिक है मेन CIRP। CIRP का मतलब होता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। सर ये क्या होता है? हालांकि मैं बता चुका हूं, मैं दोबारा से बता देता हूं आपको। जब भी कोई कंपनी सिक हो जाती है, जब भी कोई कंपनी बीमार हो जाती है प्रॉफिट के सेंस में, जब भी किसी कंपनी के लॉसेस, जब भी किसी कंपनी के लॉसेस उसके प्रॉफिट के इक्वल हो जाते हैं या ज्यादा हो जाते हैं, मतलब जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस, लॉस या तो प्रॉफिट के बराबर है या ज्यादा है, तो कंपनी बीमार है, तो कोशिश करी जाती है कि उस कंपनी को रिवाइव कर दे। रिवाइव मतलब रिवाइटल की गोली दे दें, दोबारा एनर्जेटिक कर दें, दोबारा प्रॉफिट, जो लॉसेज और प्रॉफिट बराबर थे हम प्रॉफिट को बढ़ा दें। हम कैसे करते हैं? एक प्रोसेस के थ्रू करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, स्टोरी के अंदर, स्टोरी के थ्रू चलता है ये प्रोसेस। अगर वो स्टोरी आपको समझ में आ गई तो बहुत इजीली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमने देखा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का मतलब है जब भी कोई कंपनी सिक हो जाती है तो इस प्रोसेस के थ्रू कोशिश करी जाती है उसको दोबारा से रिवाइव करने की। कैसे करी जाती है मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, मैंने पहले ही बोला हुआ है स्टूडेंट्स, समरी जरूर पढ़ लेना जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया है, तभी आप यहां पर समझ पाओगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर कोई कंपनी सिक हो जाती है तो एप्लीकेशन लगाई जाती है एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन लगाई जाती है और उसको बताया जाता है कि फलानी कंपनी सिक हो गई है, फलानी कंपनी बीमार हो गई है, आप प्लीज चेक कर लो कि क्या सच में बीमार हो गई है, क्या सच में उसके लॉसेस उसके प्रॉफिट के बराबर या उससे ज्यादा है, या फिर नाटक कर रही है क्योंकि पैसा रिटर्न नहीं करना चाहती, झूठ बोल रही है, या सच में बीमार है। अगर है, लग जाता है, कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये कंपनी सिक है, तो फिर रिवाइव करो कंपनी को, आप प्रोसेस को चालू करो और कंपनी को रिवाइव करो।
क्वेश्चन ये आता है कि एनसीएलटी के पास में एप्लीकेशन कौन लगा सकता है? हु कैन मेक एप्लीकेशन टू एनसीएलटी रिगार्डिंग नॉन पेमेंट बाय कंपनी? कंपनी ने पेमेंट नहीं दिया क्रेडिटर को और कंपनी सिक बन गई है, तो कौन ऐसा पर्सन है जो ऑथोराइज्ड है एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगाने के लिए कि मेरी नजर में शायद कंपनी सिक हो गई है, आप चेक करो और उसे रिवाइव करो। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुन लो। फाइनेंशियल क्रेडिटर एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगा सकता है और बोल सकता है कंपनी सिक बन गई है, रिवाइव करो। या ऑपरेशनल क्रेडिटर भी एप्लीकेशन लगा सकता है, या इवन खुद कॉर्पोरेट डेटर भी एप्लीकेशन लगा सकता है। अभी तक मैंने आप लोगों को क्या बोला, मैं अभी इन तीनों का मतलब आपको बहुत आराम से समझाऊंगा, धीरे धीरे सब समझे आप। अभी तक स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला सीआईआरपी का मतलब है कि जब भी कोई कंपनी सिक बन जाती है तो कोशिश किया जाता है कि उस कंपनी को रिवाइव किया जाए, दोबारा से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना दिया जाए, और उसके लिए एप्लीकेशन लगाई जाती है एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास। क्वेश्चन ये आता है कि एप्लीकेशन कौन लगा सकता है? एप्लीकेशन फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर खुद लगा सकता है। क्वेश्चन अब ये आता है कि सर फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है? बहुत ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ही ध्यान से। आपको ये तो पता है क्रेडिटर कौन होता है? जो आपसे मांगता है, उसने कुछ आपको दिया था, अब वो वापस रिकॉल कर रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, एचडीएफसी बैंक ने रिलायंस को पैसा दिया, पैसा क्या दिया? मनी, उधार पर। तो एचडीएफसी क्रेडिटर है, रिलायंस डेटर है, रिलायंस डेटर है। एचडीएफसी बैंक अब क्या वापस मांगेगा रिलायंस से? अपना पैसा। वो क्रेडिटर मतलब एचडीएफसी बैंक, जो सामने वाले डेटर मतलब रिलायंस से पैसा फाइनेंस वापस मांग रहा है, उसे फाइनेंशियल क्रेडिटर बोलते हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब पैसे वापस मांगने वाला क्रेडिटर। दूसरा मैंने बोला ऑपरेशनल क्रेडिटर भी एप्लीकेशन लगा सकता है। सर ये कौन होता है? अमूल कंपनी है, ये क्या करती है? दूध बेचती है, बहुत सारे प्रोडक्ट सेल आउट करती है, दूध भी। इसका हम मिल्क ले लेते हैं एक बार, ठीक है ना भैया? बटर ले लेते हैं, चलो बटर ले लेते हैं कि ये बटर का पैकेट सेल करती है। मोहित बंसल क्लासेस जो हमारी कंपनी है, उसने 1000 अमूल बटर के पैकेट्स इसको डिमांड किए। मोहित बंसल क्लासेस ने बोला मुझे 1000 बटर के पैकेट्स सप्लाई कर दो, और पैसा एडवांस में पे कर दिया हमने। तो हम कौन? अच्छा, पैसा एडवांस में पे कर दिया, लेकिन अमूल ने अभी तक हमें बटर के पैकेट्स नहीं दिए। तो स्टूडेंट इस केस में हम कौन है? हम है क्रेडिटर, हम है क्रेडिटर, और अमूल हो गया हमारा डेटर। स्टूडेंट्स इस केस में क्रेडिटर इस डेटर से, अमूल से क्या मांग रहा है? पैसा मांग रहा है? नहीं, प्रोडक्ट मांग रहा है, प्रोडक्ट, गुड्स मांग रहा है। क्या मांग रहा है? गुड्स मांग रहा है। अगर कोई क्रेडिटर डेटर से मतलब मोहित बंसल क्लासेस अमूल से पैसा नहीं मांग रही, गुड्स मांग रही है, क्योंकि पैसा वो एडवांस में पे कर चुकी है, वो सामान मांग रही है कि भैया मैं आपसे अपना सामान लेना चाहता हूं जिसका मैंने पैसा आपको पहले ही दे दिया, उसे हम बोलते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर, कि कम से कम मेरा काम धंधा तो चलने दो भाई। तो अगर कोई क्रेडिटर पैसा वापस मांगता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर। अगर कोई क्रेडिटर पैसा नहीं मांगता, गुड्स वापस, वो बोलता है सप्लाई दे दो, तो उस केस में वो ऑपरेशनल क्रेडिटर। तीसरा मैंने बोला कि खुद कॉर्पोरेट डेटर भी लगा सकता है। कॉर्पोरेट डेटर का मतलब है वो कंपनी, जैसे इस केस में रिलायंस या यहाँ पे अमूल, उसको खुद को लगे कि यार मैं सिक बन गई हूं, अब मैं काम सही से नहीं कर पा रही हूँ, अब मैं अपने डेटर्स को पैसा या प्रोडक्ट्स वापस नहीं कर पा रही हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी हालत बड़ी गंभीर हो गई है, मैं थोड़े दिनों बाद में वाइंड अप बंद हो जाऊं। तो इससे बढ़िया है कि खुद ही चली जाए वो कंपनी एनसीएलटी के पास और बोले एनसीएलटी हमको रिवाइव कर दो भैया, हम तो हो गए अब सिक कंपनी।
तो अभी तक मैंने आपको बच्चों बताया कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कंपनीज को, सिक कंपनीज को दोबारा से रिवाइव करने की, रिहेबिलिट करने की, हेल्दी कंपनी बनाने की, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाने की कोशिश करी जाती है। उसके लिए एनसीएलटी को पहले, ये अथॉरिटी है, इसको बताना पड़ता है कि फलानी कंपनी सिक बन गई है, प्लीज उसे रिवाइव कर दो। इसको बताने के लिए एप्लीकेशन कौन लगा सकता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर या ऑपरेट कॉर्पोरेट डेटर खुद एप्लीकेशन लगा सकता है। स्टूडेंट बोलता है समझ में आ गया सर, लेकिन सर मेरा एक डाउट है, अगर वो डाउट सॉल्व कर दे। मैंने कहा बताओ क्या डाउट है? सर सपोज करो एचडीएफसी बैंक ने रिलायंस को पैसे दिए और एचडीएफसी बैंक रिलायंस से पैसे वापस मांग रहा है। आप बोल रहे हो ये फाइनेंशियल क्रेडिटर है, आप बोल रहे हो ये एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगा दे सकता है इसको रिवाइव करने के लिए। पर सपोज करो सर कि जो पैसे दिए थे एचडीएफसी बैंक ने वो 1 लाख रुपए दिए थे। अरे नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि भैया हमारा जो सेक्शन 6 है ना, वो साफ साफ शब्दों में बोलता है कि जो डिफॉल्ट है वो कम से कम 1 करोड़ की हो या उससे ज्यादा की। पहले 1 लाख थी ये लिमिट, अमेंड हो गई है। अपन जो पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं, अब अमेंडमेंट्स के साथ में पढ़ रहे हैं, पूरा अमेंडेड है, न्यू है, जो आपकी कोर्स में एग्जाम में अप्लाई होगा। याद रखिएगा कि फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं कंपनी को रिवाइव करने के लिए, लेकिन एप्लीकेशन सिर्फ तब लगेगी जब मामला कम से कम 1 करोड़ का हो। अगर 1 करोड़ से नीचे का मामला है तो फिर सीआईआरपी के अंडर में इसको रिवाइव करने का प्रोसेस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर कम है नो सीआईआर। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर या फिर कॉर्पोरेट डेटर खुद एप्लीकेशन लगा सकता है, और मुझे समझ में आ गया कम से कम डिफॉल्ट 1 करोड़ की होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, चलिए चलो। सर मुझे एक बात बता दो, जब आपने ये चैप्टर पढ़ाया था, हमें जो आपने पार्ट 1 क्लास ली थी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सर मुझे तो बस इतनी सी बात बता दो कि क्या कोई भी कंपनी सिक हो जाए, एनी कंपनी अगर सिक बन जाती है तो उसको इस सीआईआरपी प्रोसेस के अंदर रिवाइव किया जा सकता है? नहीं, हर कंपनी को रिवाइव नहीं किया जाता। अगर कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है तो वो सीआईआरपी के अंदर नहीं आती, सॉरी, म्यूचुअल फंड नहीं आता, पेंशन फंड नहीं आता, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट फंड नहीं आता, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं आते, इनके खुद के अलग प्रोविजन चलते हैं। इनके अलावा बाकी जो कंपनी बच गई, चाहे से वो मार्केटिंग करती है, चाहे से वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, और चाहे से वो कुछ भी करती है, उन कंपनीज के ऊपर सीआईआरपी का प्रोसेस चल जाएगा, उनको रिवाइव कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी कंपनी इनमें से किसी में फॉल होती है तो सीआईआरपी के थ्रू उसको रिवाइव नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट बोलता है सर समझ में आ गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को अभी तक ये समझ में आ गया कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का मतलब है से कंपनी को रिवाइव करना। फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर में से कोई भी एप्लीकेशन लगा सकता है। एप्लीकेशन तब लगेगी जब डिफॉल्ट कम से कम 1 करोड़ रुपए का हो, और ये जो सामने आपने स्क्रीन पर दिखाया हुआ है इनके ऊपर सीआईआरपी का प्रोसेस अप्लाई नहीं होता, ये खुद से अलग से अपना रिवाइवल देख ले। ठीक है सर, समझ गया। बस एक क्वेश्चन तो बता दो अब मुझको, बताओ क्या सर, क्या कभी ऐसा भी होता है, सपोज करो सर, सपोज करो कोई कंपनी है सर, और वो कंपनी इनमें से किसी में फॉल नहीं हो रही है, मतलब उसके ऊपर सीआईआरपी का प्रोसेस चल सकता है, हाँ तो चल, अगर इनमें फॉल नहीं हो रहा है तो चल सकता है। लेकिन सर सपोज करो कोई कंपनी ऑलरेडी रिवाइवल के प्रोसेस के अंडर है, ऑलरेडी किसी कंपनी का रिवाइवल प्रोसेस चल रहा है,
क्या दोबारा से उसका एक नया प्रोसेस चल सकता? अरे नहीं यार, कैसी बातें करते रहते। अगर कोई कंपनी पहले से इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस से निकल रही है तो नई एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, चल तो रहा है आपका प्रोसेस, दोबारा से क्यों लगा रहे हो जाने दो ना इसको। अच्छा अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है सर मेरा। सर सपोज करो कि कोई कंपनी है सर, वो कंपनी सिक बन गई थी, तो सर हमने रिवाइवल का प्रोसेस स्टार्ट करवाया एनसीएलटी के थ्रू। हमने प्रोसेस फॉलो किया सर, कंपनी सिक बन गई, हम एनसीएलटी के पास गए, बोले भैया हमें रिवाइव कर दो। एनसीएलटी ने सर हमें रिवाइव कर दिया, रिवाइव्ड, कंपनी को रिवाइव कर दिया, हो गई कंपनी रिवाइव। लेकिन सर 12 महीने के अंदर अंदर, एक साल के अंदर अंदर, लिखना हमको 12 मंथ्स, समझाने के लिए मैं एक साल बोल रहा हूं, 12 महीने के अंदर अंदर वो कंपनी दोबारा से सिक बन गई, क्या फिर से उसको रिवाइव करें? एनसीएलटी बोलेगा भग जाओ यहां से, पीटूंगा बहुत जोर से, यही काम है मेरे पास में, बस एक ही कंपनी को बार बार रिवाइव करते रहो। आए थे ना तुम पहले, करा था ना मैंने तुमको रिवाइव, फिर दोबारा से सिक बन गए, इसका मतलब है तुमसे तुम्हारा काम संभल नहीं रहा है, इसका मतलब है तुम कंपनी चला नहीं सकते हो, इसका मतलब है तुम कंपनी को बंद ही कर दो, अब मैं तुम्हें रिवाइव नहीं करूंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई कंपनी ऑलरेडी सीआईआरपी के प्रोसेस में है तो दोबारा से एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती। अगर किसी का रिवाइवल का प्रोसेस कंप्लीट हो गया लेकिन 12 महीने के अंदर अंदर वो दोबारा से सिक बन जाती है तो फिर नहीं लगाई जा सकती, 12 महीने के अंदर लगाई नहीं जा सकती दोबारा से, 12 महीने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात आ जाती है कि कोई कंपनी सिक बनी थी, उसको रिवाइव कर दिया, और एनसीएलटी ने बोला था, एनसीएलटी ने कुछ टर्म्स और कंडीशंस रखी थी कि अगले 12 महीने तक इस तरीके से बिजनेस करना। एनसीएलटी बता के गया था कि देखो मैंने तुम्हारी बीमारी सुधार दी है, मैंने तुम्हें दोबारा से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना दिया, मैंने तुम्हें रिवाइव कर दिया है। अब मैं तुमसे ये बोल रहा हूं 12 महीने तक ना, अगले 12 महीने तक ऐसे 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 जो मैं कंडीशन बता रहा हूं वैसे वैसे काम करना। अगर तुमने उन 12 महीने के अंदर मेरी बताई हुई कंडीशन तोड़ी, मैं दोबारा से तुम्हारे को एप्लीकेशन नहीं लगाने दूंगा रिवाइवल का। थर्ड पॉइंट, स्टूडेंट बोलता है चलो सर फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया, सेकंड पॉइंट समझ में आ गया, थर्ड पॉइंट समझ में आ गया कि ये लोग एप्लीकेशन नहीं लगा सकते रिवाइवल के लिए, समझा? एक और समझा दो, मैटर को खत्म करो। अबे यार एक बात बताओ मेरे, मैंने आपको पहली वाली क्लास में भी बताया था, मैंने आपको सिंपली क्या बोला था, एनसीएलटी ना ट्राई करता है कि कंपनी को हम रिवाइव कर दें, कोशिश करता है एनसीएलटी, उस एनसीएलटी का पहला कोशिश यही होता है कि यार कंपनी को रिवाइव कर दो। अगर ये पॉसिबल नहीं है कि कंपनी को हम रिवाइव नहीं कर, कंपनी इतनी गर्त में चली गई है, कंपनी इतनी लॉस में चली गई है कि अब कुछ भी कर लो, कोई भी प्लान बना लो, उसको किसी के संग मर्ज कर दो, उसको किसी से टेक ओवर करवा दो, अब बेड़ा गर्क हो चुका है उस कंपनी का, वो कंपनी अब नहीं आ सकती दोबारा से प्रॉफिट में, तो फिर उस कंपनी को रिवाइव नहीं किया जाता, बल्कि उस कंपनी को लिक्विडेशन के लिए ऑर्डर दे दिया जाता है, उस कंपनी का वाइंड अप स्टार्ट हो जाता है, उसको बंद करना बेहतर रहता है। क्योंकि यार अगर कोई कंपनी बहुत ही ज्यादा लॉस में चली गई है ना, तो उस कंपनी को दोबारा से आप रिवाइव नहीं, आप कर ही नहीं सकते, आप जबरदस्ती कर लोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि जिसके साथ में आपने उसको मर्ज वर्ज किया है वो कंपनी और बेचारी लॉस में चली जाएगी और बेचारे एम्प्लॉइज का कुछ नुकसान हो जाएगा। इससे बढ़िया सबके प्रॉफिट में एक ही बात रहेगी, एक काम करो उस कंपनी को लिक्विडेट कर दो, बंद कर दो। अब स्टूडेंट्स एक बात बताओ, एनसीएलटी ने ऑर्डर दे दिया कि कर दो यार कंपनी को लिक्विडेट कर दो यार, कंपनी को वाइंड अप कर दो यार, कंपनी को बंद। अब जब ऑर्डर आ गया और कंपनी का लिक्विडेशन स्टार्ट हो गया, क्या अब आप दोबारा से सीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो एनसीएलटी के पास? एनसीएलटी बोलेगा चार्टा मारूंगा खींच के कंपनी में, पहले बोला ना कि तुम नहीं हो सकते रिवाइव, कराना मना तुमको, सब कुछ चेक कर करा के ही तो तुमको लिक्विडेशन का ऑर्डर दिया है, दोबारा एप्लीकेशन क्यों लगा रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है
कि कब कब एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती सीआईआरपी का प्रोसेस, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू करने के लिए, कंपनी को रिवाइव करने के लिए। अगर कंपनी ऑलरेडी रिवाइवल के प्रोसेस में है तो नहीं लगाई जा सकती। अगर कंपनी का अभी अभी रिवाइवल हुआ है और अभी तक 12 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए तो 12 महीने तक तो रुको कम से कम। अगर कंपनी का अभी अभी रिवाइवल हुआ है, 12 महीने के अंदर आपने कोई कंडीशन ब्रीच कर दी जो एनसीएलटी बता के गया था वो फुलफिल नहीं कर, या फिर कंपनी का ऑलरेडी लिक्विडेशन स्टार्ट हो गया है, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर है तो फिर आप एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, एक बार हम वो देख लेते हैं। देखो रिवाइज भी साथ में करते हुए हमें चलना चाहिए। मैंने आपको बताया सीआईआरपी का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कंपनी को हम रिवाइव करते हैं। एप्लीकेशन कौन कौन लगा सकता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर खुद। बात ये आती है फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन है, जो पैसा वापस मांगता है। ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन है, जो गुड्स या प्रोडक्ट या सर्विसेज मांगता है। इसके अलावा बात अब ये आ जाती है कि कितने का डिफॉल्ट होना कंपलसरी है, तभी जाकर इसके अंदर इसे रिवाइव किया जाएगा, कम से कम 1 करोड़ या उससे ज्यादा। उसके बाद ये आ जाती कि ये कौन कौन सी कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं होता, इन पर एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट बात ये आ जाती है कब एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती, इन 4 में से कोई भी अगर सिचुएशन है तो एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती। अब हम बढ़ते हैं आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ चुके हैं। नॉर्मली इसी में से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि अभी तक जो पढ़ा उसमें से क्वेश्चंस आते हैं नो डाउट, बट यहां से भी आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो बच्चों, मैं ना इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बात तो मैं क्लियर कर दूं, मैंने जाने कितने बच्चे पढ़ाए हैं सीएमए सीए सीएस के अंदर, पता नहीं इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए ना मैंने, ज्यादातर ये देखा है कि बच्चे जो है ना वो इसको लेके बड़ा टेंशन में रहते हैं। टॉपिक को, ये टॉपिक और आगे आने वाले टॉपिक, देखो टेंशन की बात नहीं, स्टोरी वाइज समझना है। अगर तुम्हें कहानी समझ में आ गई ना तो फिर तुम्हें याद भी नहीं करना, तुम अपने आप ही बना लोगे, ऐसा होता है वैसा होता है। बस तुम्हें अपना दिमाग खुला रखना है और मैं जो समझा रहा हूँ वो समझना है। मैं एक एक चीज को एग्जाम्पल से समझाऊंगा, लाइव एग्जाम्पल से, प्रैक्टिकल। आपको लगेगा अच्छा ऐसा होता है, अब आ गया समझ में। थ्योरी सिर्फ रटनी नहीं पड़ेगी, आपको टेंशन ना लेना, बस ध्यान से सुनो मेरी बातों को। अब देख, अब हम पढ़ क्या रहे हैं। हमने ये पढ़ा स्टूडेंट्स कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगा सकता है। क्वेश्चन ये आता है कि सर कैसे एप्लीकेशन कैसे लगाएगा, कौन से फॉर्म में लगाएगा, कितने फीस पे करेगा, कितने दिनों के अंदर उसको एनसीएलटी जवाब देगी, एनसीएलटी उसकी लगाई गई एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट कर देगी, अगर एक्सेप्ट करेगी तो कैसे कैसे करेगी, रिजेक्ट करेगी तो क्यों करेगी। ये सब चीजें हमें इस टॉपिक में पढ़नी है। पहले हम फाइनेंशियल क्रेडिटर का पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम ऑपरेशनल क्रेडिटर का पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में ये सेक्शन 7 में है, वो सेक्शन 9 में है, उसके बाद कॉर्पोरेट डेटर सेक्शन 10 में है। बहुत ध्यान से एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल बड़ा मजा आएगा। एचडीएफसी बैंक ने रिलायंस कंपनी को पैसा उधार पे दिया, फिर बोला वापस दे दो मुझको। रिलायंस ने मना कर दिया या वो नहीं दे पाई। नॉट रिपेड का मतलब ऐसा नहीं कि मना ही कर दिया मैं नहीं दे रही, ऐसा नहीं, नहीं दे पाई, पैसा नहीं पहुंचा। कुल मिलाकर बात यह है कि एचडीएफसी तक पैसा रिफंड रीपेमेंट नहीं हुआ। एचडीएफसी कौन बन गई हमारे केस में, फाइनेंशियल क्रेडिटर। क्या करेगी, एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगाएगी। क्या लिखेगी उस एप्लीकेशन के अंदर कि आई थिंक, ये लिखेगी आई थिंक रिलायंस हैज बिकम सिक कंपनी। एचडीएफसी लिखेगी कि मुझे लगता है कि रिलायंस कंपनी सिक बन गई है, आप प्लीज चेक करें कि क्या सच में सिक बन गई है, अगर हाँ तो प्लीज इसको आप रिवाइव करें, बंद ना करें, रिवाइव करें, जिससे चले और ये हमारा पैसा दे दे और इसका भी धंधा पानी चले। क्वेश्चन ये आता है कि ये तो मैंने सिंपल शब्दों में बता दिया, एक्चुअली में लगाएगी कैसे। तो जो एप्लीकेशन एनसीएलटी के पास लगाई जाएगी फाइनेंशियल क्रेडिटर के द्वारा, वो फॉर्म नंबर 1 में लगाई जाएगी। फॉर्म नंबर 1 का ना एक खुद का एक परफॉर्मा होता है,
वो आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, कंपनी में जाओगे तो प्रैक्टिकली देख लोगे जब ट्रेनिंग पे प्रैक्टिस पे होंगे। वो फॉर्म नंबर 1 में लिखा होता है कि क्रेडिटर कौन है, डेटर कौन है, कौन सी डेट पे पेमेंट किया था, इनवॉइसेस साथ में अटैच कर दो, सबूत अटैच कर दो, ये सब चीजें। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर जब भी एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगाता है तो फॉर्म नंबर 1 में लगाता है और 25,000 रुपए की फीस पेमेंट करनी पड़ती है। सर फीस क्यों पेमेंट करनी पड़ती है सर? आज अगर एचडीएफसी को बेचारे को लॉस हुआ और वो एनसीएलटी से मदद मांग रहा है फॉर्म नंबर 1 के अंदर कि रिलायंस से मुझे मेरा पैसा वापस दिलवा दो, इसको रिवाइव कर दो, 25,000 क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है बच्चों, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे क्रेडिटर भी होते हैं जो झूठी एप्लीकेशन लगा देते हैं, हम उसको फ्राइवुलस एप्लीकेशन बोलते हैं। हम उसे क्या बोलते हैं? फ्राइवुलस, फ्रॉड वाली एप्लीकेशन, की कंपनी को बदनाम करने के लिए एप्लीकेशन लगा दी। तो अगर आप उनसे 25,000 रुपए लोगे, अगर एनसीएलटी उनसे 25,000 रुपए लेगी, तो जो फ्रॉड लोग होंगे ना वो नहीं लगाएंगे और एनसीएलटी के पास में जेन्युइन एप्लीकेशन जाएगी। ये 25,000 एनसीएलटी रिफंड कर देगी, बाद में दे देगी, रखेगी नहीं। सॉरी। तो एनसीएलटी के पास में फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगाई फॉर्म नंबर 1 में 25,000 रुपए के साथ। अब इस फॉर्म नंबर 1 के साथ में ना कुछ चीजें अटैच भी करी जाती है। वो क्या क्या चीजें अटैच करी जाती है, बहुत ध्यान से अटैच। एक तो ये करी, अब आप खुद बताइए, एक बात सोचिएगा स्टूडेंट, मुझे एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं होगा ना कि एचडीएफसी डायरेक्टली एनसीएलटी के पास गया होगा? पहले एचडीएफसी ने रिलायंस को, मतलब कॉर्पोरेट डेटर को लगाई होगी ना एप्लीकेशन कि यार पैसा वापस कर दो वरना मुझको एनसीएलटी के पास जाना पड़ेगा। तो जो फॉर्म नंबर 1 में एप्लीकेशन लगाई जा रही है ना, उसके साथ में हम कॉपी अटैच करेंगे उस एप्लीकेशन की जो पहले कॉर्पोरेट डेटर रिलायंस को दी गई थी। प्लस थर्ड पॉइंट पे आइएगा डायरेक्टली, सेकंड पॉइंट में अभी डिटेल में समझाऊंगा। तो फॉर्म नंबर 1 में एप्लीकेशन लग रही है, 25,000 रुपए के साथ में लग रही है, और एचडीएफसी ने रिलायंस को पहले जो एप्लीकेशन दी थी उसकी कॉपी भी अटैच कर रहे हैं कि हम डायरेक्टली एनसीएलटी के पास नहीं आए, हम पहले कॉर्पोरेट डेटर के पास गए। दूसरी बात, ये प्रूफ भी देना पड़ेगा, इस बात का प्रूफ देना पड़ेगा कि जो क्रेडिटर है, मतलब जो एचडीएफसी बैंक है, वो फ्राइवुलस एप्लीकेशन नहीं लगा रहा है, बल्कि उसकी जो एप्लीकेशन है वो एकदम जेन्युइन एप्लीकेशन है। ऐसा नहीं है कि वो रिलायंस कंपनी को बदनाम करने के लिए। तो इसका एक सबूत, एक प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ में एक तो वो अपनी तरफ से प्रूफ दे देगा, और एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी जो है, या सॉरी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जो है, उसका एफिडेविट, उसके थ्रू एक लेटर बनवा लेगा, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी लिखकर दे देगी हाँ ये फ्राइवुलस नहीं है, ये सही। तो अभी तक मैंने क्या बताया कि फाइनेंशियल क्रेडिटर कंपनी को रिवाइव करने के लिए एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगा सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 1 में लगाएगा, 25,000 रुपए की फीस के साथ लगाएगा, वो कॉपी अटैच करेगा जो कॉर्पोरेट डेटर को लगाई थी, प्लस वो ये प्रूफ देगा कि वो जेन्युइन आदमी है, वो फ्रॉड आदमी नहीं है। उसके अलावा पता है स्टूडेंट्स, दो सिचुएशन हो सकती है। एक तो एचडीएफसी जब एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगाए तो वो बस ये बोले कि मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूं फॉर्म नंबर 1 में, प्लस मैंने इसको जो कॉपी दी थी वो अटैच कर देता हूं, अपना प्रूफ दे देता हूं कि मैं फ्रॉड आदमी नहीं हूं, दैट्स इट, खत्म, एनसीएलटी जी आप रिवाइव कर लो। ये भी ठीक है, ये पहला ऑप्शन। या दूसरा ऑप्शन, ये तो लगे ही लगे, ये तो सेम हो जाए, प्लस एचडीएफसी अपनी तरफ से बोल दे एनसीएलटी को कि साहब मैं आपको एक सलाह दूं, एचडीएफसी फाइनेंशियल क्रेडिटर बोल रहा है एनसीएलटी की, साहब आपको एक सलाह दूं, मैं ना एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को जानता हूं, मैं एक आदमी को जानता हूं जिसको महारत हासिल है, एक्सपर्ट आदमी है कंपनियों को रिवाइव करने में, अगर आप चाहो तो मैं आपको उसका नाम दे देता हूं, आप ना उससे बात कर लो, वो इस कंपनी को रिवाइव कर देगा जल्दी से।
तो आपको कोई नया बंदा ढूंढना नहीं पड़ेगा, एनसीएलटी जी आपकी मदद हो जाएगी और रिलायंस भी जल्दी रिवाइव हो जाएगा और मुझे भी मेरा पैसा आराम से मिल जाएगा। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर चाहे तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है उसका नाम दे सकता है, अगर चाहे तो। अब आप सोचिए स्टूडेंट्स, एक बात को सोचिए, अगर एचडीएफसी सच में किसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम दे रहा है एनसीएलटी को, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल से पूछा ही नहीं होगा। सपोज करो वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अक्षय कुमार है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि अक्षय कुमार को पता ही नहीं है कि एचडीएफसी ने इनका नाम दे दिया है इसको रिवाइव करने का। नहीं, पहले अक्षय कुमार से कंसेंट ले ली होगी, पहले अक्षय कुमार से उसकी मर्जी पूछ ली होगी, फॉर्म नंबर 2 में अक्षय कुमार ने अपनी कंसेंट दे दी होगी और तभी तो जाकर इन्होंने ये साथ में अटैच किया होगा। तो मैं अब दोबारा से बता देता हूं स्टूडेंट्स बहुत ही आराम से, जिससे और आपको क्लियर समझ में, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक बार आप समझने में भले से थोड़ा टाइम लगा लो बच्चों, सॉरी 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन कंसेप्ट पूरा क्लियर हो। जब भी फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन लगाएगा एनसीएलटी को, तो फॉर्म नंबर 1 में लगाएगा, 25,000 रुपए फीस के साथ में लगाएगा, जो कॉर्पोरेट डेटर को एप्लीकेशन दी थी साथ में वो अटैच करेगा। अगर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम दे रहा है तो उसका कंसेंट होगा कि वो आदमी अक्षय कुमार बनने को तैयार है, वो अपनी तरफ से हाँ लिख के देगा। प्लस ये फ्रॉड एप्लीकेशन नहीं है। अब एप्लीकेशन किसके पास आ गई? एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी क्या चेक करेगा? एनसीएलटी चेक करेगा कि मुझे एडमिट करना है कि नहीं, ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अच्छा, तो सर अब तक मैं समझ गया, फाइनेंशियल क्रेडिटर एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगाएगा और स्टूडेंट्स आज तबीयत खराब है, और एनसीएलटी चेक करेगा कि इसकी एप्लीकेशन को मैं एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट कर दूं। सर कितने दिन मिलते हैं एनसीएलटी को ये एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए? 14 दिन। 14 डेज के अंदर अंदर वो या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। सर अगर एक्सेप्ट किया तो, एक्सेप्ट कर लिया ना, तो 7 दिन के अंदर अंदर बोल देगा। किसको? दोनों को बोलेगा, क्रेडिटर को और डेटर को, दोनों को, कि भैया एप्लीकेशन आई थी फॉर्म नंबर 1 में, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, हम रिवाइव करने का प्रोसेस शुरू कर। और अगर सर रिजेक्ट किया तो देखो हो सकता है 2 सिचुएशन आ जाए। पहला, एक तो एनसीएलटी डायरेक्टली रिजेक्ट ही मार दे कि चल चल ऐसे, तुम्हारी तो एप्लीकेशन ही बेकार है, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है एनसीएलटी को लगे कि एप्लीकेशन में थोड़ी कमियां है, थोड़ा इनकम्प्लीट है, तो उसको रेक्टिफाई करने को दे सकता है और 7 दिन का टाइम दे। तो हो क्या गया पूरा प्रोसेस। अब एक बार ऐसे टाइम लिमिट से समझ लो, मैं तुम्हें टाइम लिमिट से समझा दूं, देखो यहां पे लिख के। फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगाई, जिस दिन एप्लीकेशन मिली उसके 14 डेज के अंदर एनसीएलटी ने एक्सेप्ट करा या रिजेक्ट करा। अगर एक्सेप्ट करा तो 7 दिन में बता दिया, अगर रिजेक्ट किया तो 7 दिन दिए रेक्टिफाई करने को, और उसने रेक्टिफाई करके भेज दिया तो दोबारा चेक करेगा और फिर अप्रूव कर देगा अगर उसे सही लगे। इतना छोटा सा प्रोसेस है। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो अभी, और ये चीज स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रॉपर लिखी हुई है, पूरा सब कुछ यहाँ पे मैंने प्रॉपर एक एक चीज पूरी लिखी हुई है। और ये नोट्स आपको वीडियो के लिंक में टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं स्टूडेंट्स आगे। अभी तक मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू कंपनीज को रिवाइव किया जाता है। एप्लीकेशन एनसीएलटी के पास में फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर कोई भी लगा सकता है। उसके बाद में हमने पढ़ा डिफॉल्ट कम से कम 1 करोड़ की या उससे ज्यादा, 1 करोड़ से कम है तो सीआईआरपी के अंडर नहीं आता। उसके अलावा हमने पढ़ा कि कुछ वो कंपनीज होती हैं जिनके ऊपर सीआईआरपी का प्रोसेस शुरू ही नहीं होता,
उसके अलावा हमने पढ़ा कि अगर कोई कंपनी ऑलरेडी CIRP के प्रोसेस में चल रही है, या जो रिवाइव हो गई है, 12 महीने कंप्लीट नहीं हुए, या उन 12 महीने के अंदर NCLT की बताई हुई कंडीशन ब्रीच कर दी, या फिर वो लिक्विडेशन की स्टेज में जा चुकी है, तो इन केसेस में एप्लीकेशन नहीं लग सकती। उसके बाद फिर हमने देखा कि फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में होता क्या है, एप्लीकेशन कैसे लगती है। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर फॉर्म नंबर 1 में 25,000 रुपए के साथ में एप्लीकेशन लगाता है NCLT को, उसके साथ में अटैच करता है एक तो जो पहले एप्लीकेशन उसने नोटिस दिया था, एप्लीकेशन दी थी कॉर्पोरेट डेटर को, उसकी कॉपी, प्रूफ देता है कि ये एप्लीकेशन फ्रैडुलस फ्रॉड नहीं है, जेन्युइन है। और तीसरा, अगर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम दे रहा है तो फॉर्म नंबर 2 में उसकी कंसेंट देता है। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा NCLT को 14 डेज का टाइम मिलता है, वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करे। अगर एक्सेप्ट करती है तो अगले 7 दिन में फाइनेंशियल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर दोनों को बता देती है एक्सेप्ट हो गया। अगर वो रिजेक्ट करती है तो 7 दिन का टाइम देती है रेक्टिफाई करने को, और फिर जब रेक्टिफाई होके आ जाता है तो अगले 7 दिन के अंदर वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। क्लियर है ये चीज? चलिए, तो ये हो गया हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब हम चलते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको फाइनेंशियल क्रेडिटर का केस समझ में आ गया ना, प्रोसेस समझ में आ गया कि कैसे एप्लीकेशन लगाई जाती है फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में, ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में एप्लीकेशन लगाना आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब कुछ एज इट इज आ जाएगा। सर समझा दो, एक बार समझा देता हूं। देख स्टूडेंट्स, एक्चुअली में होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि इस केस में हम ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं और ये हमारे डेटर हैं अमूल, क्योंकि ये हमको बटर के पैकेट नहीं दे रहे। ठीक है ये चीज, तो आप समझिए स्टूडेंट बहुत आराम से। इस केस में ना पहले हम एप्लीकेशन लगाएंगे इनको। देखो डायरेक्टली ना ऑपरेशनल क्रेडिटर डायरेक्टली NCLT को एप्लीकेशन नहीं लगाता, उसमें भी नहीं लगा रहा था, यहां भी नहीं लगाता। पहले क्या होता है, ये जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है ना, मतलब मोहित बंसल क्लासेस, ये एप्लीकेशन लगाती है अमूल को, मतलब डेटर को, और बोलती है देखो दे दो पेमेंट, मतलब हमारे बटर दे दो, गुड्स दे दो, प्रोडक्ट्स दे दो, नहीं दे पा रहे हो तो पैसा वापस कर, पर कुछ तो करो भाई। और फॉर्म नंबर 3 में ये नोटिस दिया जाता है, इसको डिमांड नोटिस बोलते हैं, डिमांड नोटिस बोला जाता है। क्लियर? देखो ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि इसको क्या बोला जाएगा, इसको डिमांड नोटिस बोला जाता है। डायरेक्टली NCLT को एप्लीकेशन फाइल नहीं करता ऑपरेशनल क्रेडिटर, बल्कि पहले इस डेटर को फाइल करता है, फॉर्म नंबर 3 में फाइल करता है डिमांड नोटिस के साथ। और कितने दिन का टाइम दिया जाता है इसको? 10 दिन का टाइम दिया जाता है। 10 दिन के अंदर अंदर हमको या तो प्रोडक्ट्स दे दो या हमारा पैसा वापस कर दो। अच्छा एक और चीज याद रखना बच्चों, फॉर्म नंबर 3 में जो एप्लीकेशन लगाई जा रही है ना यहाँ पर, उसके साथ में फॉर्म नंबर 4 भी हम अटैच करके भेज देते हैं, ये बताने के लिए कि देखो हमने तुम्हें पैसा दिया था, इसी बात से ही मत मुकर जाना कि हमने तुम्हें पैसा दिया। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में आखिर हो क्या रहा है, ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो डेटर को डिमांड नोटिस दे रहा है। क्या दे रहा है? डिमांड नोटिस दे रहा है। कौन से फॉर्म में? फॉर्म नंबर 3 में, प्लस फॉर्म नंबर 4 में इनवॉइस अटैच कर रहा है कि हमने तुम्हें पेमेंट दिया था, बात से मुकरना मत। अब ये जो डेटर है मतलब अमूल, इसको कितने दिन का टाइम मिल रहा है? 10 दिन का। 10 दिन के अंदर ये क्या करे? 10 दिन के अंदर या तो ये प्रोडक्ट दे या फिर पैसा वापस करे, या कम से कम कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर तो दे। अगर 10 दिन निकल गए और इसने कुछ भी नहीं किया तो फिर अब ये जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है मोहित बंसल क्लासेस, अब ये अमूल से बोलेगा कि देख मैंने तुझे एक टाइम दिया था एक्स्ट्रा 10 दिन का, डिमांड नोटिस के फॉर्म में मैंने तेरे को फॉर्म नंबर 3 दिया, फॉर्म नंबर 4 साथ में दिया, 10 दिन का टाइम दिया, वो 10 दिन निकल गए, तूने कुछ नहीं करा, अब मैं जा रहा हूं NCLT के पास, अब मैं NCLT के पास जा रहा हूं एप्लीकेशन लगाने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एक चीज लिखी हुई है कि इसके पास में 10 दिन का टाइम था,
अगर 10 दिन निकल गए, इसने कुछ भी नहीं किया, तो अब एप्लीकेशन एनसीएलटी को लगाई जाएगी फॉर्म नंबर 5 में। फॉर्म नंबर 5 में एप्लीकेशन लगाई जाएगी, 2000 रुपए के साथ में लगाई जाएगी। आ रही है बात समझ में? और क्या क्या अटैच किया जाएगा, वही सब अटैच किया जाएगा जो हमने फाइनेंशियल क्रेडिटर वाले में देखा था। कि एक तो जो इसको नोटिस दिया था, डिमांड नोटिस, एक तो उसकी कॉपी, प्लस हम जेन्युइन है वो, प्लस अगर कोई रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है तो फॉर्म नंबर 2 में उसकी कंसेंट, और आगे का प्रोसेस भी एज इट इज रहेगा बच्चों। एनसीईआरटी को 14 डेज का टाइम मिलेगा चेक करने को, वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगी या रेक्टिफाई, एज इट इज सब कुछ सेम है। बस इसमें चेंज क्या आया, इसमें चेंज आया कि पहले हमने डिमांड नोटिस दे दिया डेटर। तो स्टूडेंट्स अभी तक अगर हम दोनों प्रोसेस को देखें, फाइनेंशियल क्रेडिटर वाले को भी आप चाहो और ऑपरेशनल क्रेडिटर वाले को भी आप चाहो, तो कुछ चीजें सेम मिली। फॉर्म हमने यहाँ पर काफी भर लिए, मैं दोबारा से फॉर्म याद करवा दूंगा। फॉर्म नंबर एक तो हमने भरा 1, उसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगाई थी। फॉर्म नंबर 2 उसमें रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का कंसेंट है। फॉर्म नंबर 3 डिमांड नोटिस, प्लस 4 इनवॉइसेस डिमांड नोटिस के साथ में। फॉर्म नंबर 5 एप्लीकेशन टू एनसीएलटी, और फॉर्म नंबर 2 दोनों में कॉमन है। बाकी एनसीएलटी को टाइम जो है वो हमेशा 14 डेज का मिलता है। एक्सेप्ट किया तो अगले 7 दिन में इंटीमेट करेगा, एक्सेप्ट कर लिया, अगर रिजेक्ट किया तो रेक्टिफाई करने को फिर 7 दिन देते। प्रोसेस दोनों में सेम है, बस ये डिफरेंस है। अगर ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा बच्चों। स्टूडेंट बोलता है कि चलो सर ठीक है, ये सब कुछ आपने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मैं सब कुछ समझ गया, एक लास्ट और बता दो सर मुझको। मैंने कहा लास्ट बताओ क्या है। सर आपने बोला था एनसीएलटी के पास या तो फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर या फिर खुद कॉर्पोरेट डेटर भी एप्लीकेशन लगा सकता है। हाँ जी, कॉर्पोरेट डेटर भी एप्लीकेशन लगा सकता है। सर अगर कॉर्पोरेट डेटर एप्लीकेशन लगाएगा तो कौन से फॉर्म में? अभी फॉर्म नंबर 1 से 5 पे आ गए ना, तो फॉर्म नंबर 6 में लगाएगा 20,000 रुपए के साथ। बच्चों पैसा याद रखना, फाइनेंशियल क्रेडिटर 25,000, ऑपरेशनल क्रेडिटर 2,000, कॉर्पोरेट डेटर खुद अगर लगा रहा है तो 20,000। और टाइम वही है, एनसीएलटी को 14 डेज का टाइम मिलेगा, और एक्सेप्ट कर लिया 7 दिन में बता देगा, अदरवाइज रेक्टिफाई कर देगा। तो कंडीशंस जो है वो तीनों के अंदर सेम है, बस आपको फॉर्म नंबर 1 से लेके 6 तक अच्छे से याद रखना है। यहां तक अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने यहां तक पढ़ चुके हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड क्यों आया था, उसके क्या ऑब्जेक्ट थे इसके अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड क्यों आया था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसके अंदर कौन कौन सी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज हैं। उसके अलावा फिर हमने पढ़ा कि एप्लीकेशन कौन लगा सकता है एनसीएलटी को, कम से कम 1 करोड़ का डिफॉल्ट होना चाहिए। और हमने तीनों प्रोसेस भी पढ़ लिए एप्लीकेशन लगाने के। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को यहां तक रखते हैं। देन उसके बाद में एक और पार्ट आएगा, और ये इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड आपका टोटल खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप सीएमए कर रहे हैं तो ये चैप्टर 10 मार्क्स का है आपके लिए, और अगर आप सीएस कर रहे हैं तो 50 मार्क्स का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और मैं बहुत ही ज्यादा इजी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर चीज को एग्जाम्पल के साथ में प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्योरली अमेंडेड है, टोटल अमेंडमेंट है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। उसके अलावा और बहुत सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी, कंपनी लॉ की मिल जाएगी, ऑडिट की मिल जाएगी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट,
इकोनॉमिक्स, इन ओएम अगर इंटर में है तो ओएमएसएम, ऑपरेशन मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इन सब की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में हर चीज का लिंक आपको दिया गया है। उसके अलावा अगर स्टूडेंट्स आप पेड क्लासेस परचेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। वहां पर आपको मेरी टीम पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस लगते हैं क्लासेस के, उसमें आपको क्लासेस मिलती हैं अनलिमिटेड, उसमें आपको व्यूज हैं, जितनी बार चाहो देखो, रिवाइज करो, नोट्स दिए जाते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स मैं बता दूं, हर संडे को टेस्ट लिया जाता है और वीक में 2 बार, 2 टाइम्स, एक तो वेडनेसडे को और एक सैटरडे को क्वेरी क्लासेस रखी जाती हैं, जिससे आप लोग पूरे वीक में जितनी क्वेरी आपने इकट्ठी करी है आप इजीली उनको डिस्कस कर सकते। तो अगले वाली वीडियो में, अगले वाले पार्ट में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।